नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। जी मतलब लगातार अजमेर उत्तर को सौगातें दे रहे हैं आप, आज किस तरीके के प्रयास हमारा चल रहा है कि अजमेर उत्तर में कोई भी सड़क टूटी न रहे। उसी कड़ी के तहत आज MS रावत नगर में लगभग 14.5 लाख की लागत से सीसी सड़क बनाने का हमने श्री गणेश किया है और लगभग ये सड़क 1 महीने में बन करके तैयार होगी, जिससे यहाँ के निवासियों को बहुत अधिक लाभ होगा। जो परेशानी है उससे निजात भी इनको मिलेगी और इन गाँव की स्थिति पिछले 10-12 साल से लगातार एक प्रयास करने से कुछ सड़कें बनी हैं। एक समय था इस सड़कों पे कच्ची भी सड़कें थी, बरसात आने पर कीचड़ भरा रहता था। उसे कोशिश की है इन जनता को इनकी समस्याओं से निजात मिले। वैसे भी स्कूल में धीरे धीरे वरुण सागर का भी विकास हो रहा है और पानी की जो समस्या है, हमने वरुण सागर से पानी लेना शुरू किया है। धीरे धीरे यहाँ पे रावत नगर में टंकी भी का निर्माण चल रहा है, जो शायद अगले 2-1 महीने में टंकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद इस कॉलोनी के और आसपास के क्षेत्र के पानी की समस्या का भी समाधान होगा। मैं सोचता हूँ कि हम सब मिलकर के इस अजमेर को सुंदर अजमेर, स्वच्छ अजमेर बनाने में सहभागी बनेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई करी गई है और किसको? अभी श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार एक अभियान चल रहा है, जिसमें मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में इसमें हमने कल एक आदमी मोनू कुमार को पकड़ा है, जो हरियाणा का रहने वाला है, फतेहाबाद का, और उससे हमने 658 ग्राम अफीम बरामद की है, जो मंदसौर से लाना बता रहा है और हरियाणा अपने गांव से जाना बता रहा है। सर, किससे खरीद करके लाया, किस लिए लाया, बेचने के लिए ला रहा था या उनके इस्तेमाल के लिए? ये खुद भी इस्तेमाल करता है और बेचता भी है। और ये एक्चुअल में वहाँ से सस्ते भाव में मिलती है और वहाँ महंगे भाव में बेचते हैं। इसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड? इसकी आपराधिक रिकॉर्ड इसका लिया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड इसका लिया जाएगा, तो भैया कि इसके खिलाफ कितने मुकदमे क्या है, कितनी बार आया, कितनी बार गया है। अनुमानित कीमत कितनी है सर? अनुमानित कीमत 3.5 लाख के आसपास है। सर, आपराधिक रिकॉर्ड ले रहे हैं इसका आपराधिक। सर, ये तस्करी कैसे कर रहे थे, क्या प्रोसेस आप लोग? ये जो है ट्रेनों में जो बैठ के और अपने बैग में ये रखते हैं, और अमूमन क्या होता है कि बैग जो है कहीं और रखते हैं और बैठते कहीं और हैं, और उनको फिर क्या शंका के आधार पे चेक करने पर बैग वगैरह और आदमी जो भी है उसको चेक कर फिर पकड़ना है। अकेले करता है, ग्रुप में और भी कोई ऐसा? अकेला, अभी फिलहाल अकेला ही था। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है सर, क्योंकि लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है? ये मादक पदार्थ रोकथाम से संबंधित अभियान पुलिस हेडक्वार्टर के और श्रीमान SP साहब के विशेष निर्देश हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई की जाए। इसके समय पर चेकिंग वगैरह की जाती है? इसमें हमारी एक स्पेशल टीम भी बनी हुई है और थाने का जो प्लेटफॉर्म पे जो जाब्ता लगा हुआ था, वो भी उसका भी ड्यूटी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करें। सूचना मिली थी क्या है? हमारे को फायर कंट्रोल रूम पे जो कॉल है कि बिल्डिंग के ऊपर इमरजेंसी वार्ड है ना, वहाँ पे आग लग गई है। तो यहाँ पे आग ऊपर देखा कि छत के ऊपर और हीटिंग की वजह से जो AC वाली लाइन जा रही है ना, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तो जैसे आके देखा ना, तो यहाँ पे पाउडर DCBO से जाके बुझा दिया और बाकी लाइट ऑफ कर दिया था मेन वाल को, वो मेन लाइट वाले को, तो उससे आग कंट्रोल हो गया, उसको बुझा दिया है। कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, हादसा कुछ नहीं हुआ। समय रहते आग पे काबू नहीं पाया जाता था। हाँ, तो बड़ा हादसा हो सकता था और ज़्यादा जनहानि भी हो सकती थी। तो फायर ब्रिगेड से रईस नगर फायर में। आपका नाम? रईस नगर। ये मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है, उसमें स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट से आग लगी और तुरंत बुझा दिया गया। किस तरह से क्या किसमें आग लगी थी? इलेक्ट्रिक एक पैनल है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो छत के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग। हो सकता है कि तेज धूप पड़ी उसकी वजह से वो उसको देख लिया गया है, हाथों हाथ बुझा के और उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। कोई जनहानि वगैरह? नहीं, वो सिर्फ थोड़ी सी आग लगी छत पे, किसी कोई प्रकार की उस पैनल पे वो हाथों हाथ बुझा दिया गया।
आज जो है दरगाह विवाद मामले में जो सुनवाई की जानी थी, किस तरह का ये मामला था और अब क्या रहा? आज हमने दरगाह कमेटी मामले में हम पेश हुए, वहाँ पर हमने साहब को ये बात बताई है कि जो आज आर्गूमेंट करनी थी 7/11 पे सीपीसी के थे, उस पर आर्गूमेंट के लिए जो वकील साहब हैं वरुण कुमार सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, वो नहीं आ पा रहे हैं किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से। और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से 2 एप्लीकेशन दी गई है, जिसके जवाब और बहस के लिए हमने 31 मई तारीख पेशी ली है। ये 2 एप्लीकेशन में क्या? ये 2 एप्लीकेशन है ऑर्डर 7 और रूल 10। इसमें वाद पत्र को वापस वादी को लौटाए जाने बाबत, जिसमें इसमें जो निरर्थक शब्द और त्रुटि जो उन्होंने ऐसा अपनी एप्लीकेशन में बताया, इसको सुधार कर वापस न्यायालय में पेश करने हेतु। और एक है जो धारा 151 सीपीसी के तहत 2 और 3 की ओर से, एक प्रतिवादी 2 और 3 की ओर से निवेदन किया गया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 का दिनांक को 3/1/25 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र, जिसके प्रति दिनांक 24/1/25 को उपलब्ध कराई गई थी, उसमें शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसमें त्रुटि रह गई है, ऐसे में इसको खारिज किया जाए। उनके ये मांग है, जो हमने उस पर जवाब के लिए समय चाहे, जो हमें आगामी तारीख पेशी 31/5 को दी है। आज अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में माननीय मनमोहन चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 और 3 एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कुछ जवाब फाइल किया गया था। उस जवाब पर समय ले लिया गया है, उनके जवाब पे जवाब दे देंगे। और अब 7/11 पे जो सुनवाई होनी थी, वो अभी 7/11 पे सुनवाई नहीं हो पाई है रूल 711 पर। वो सुनवाई 31 मई 2025 को होगी, क्योंकि माननीय जज साहब ने 31 मई 2025 की अगली तारीख निर्धारित की है। अब 7/11 पे बहस 31 मई 2025 को होगी। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि अंजुमन जो एक कमेटी है, जो कि इस मामले में कहीं से पार्टी नहीं है, ना ही प्रतिवादी संख्या, उसने हाई कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई थी, और वहाँ पे भी हाई कोर्ट और जो सरकारी वकील भी यही कह रहे हैं कि भाई अंजुमन तो इसमें पार्टी भी नहीं है, तो उनका हाई कोर्ट में जो पटिशन लगाने का मकसद ही नहीं बनता ही नहीं है, उनकी एप्लीकेशन बनती नहीं, इसलिए उनकी एप्लीकेशन खारिज हो। और अगली डेट पे मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट में भी अंजुमन की जो एप्लीकेशन वो खारिज होगी और 7/11 पे सुनवाई होगी। 7/11 जो दरगाह कमेटी की ओर से लगाई गई है वो भी खारिज होगी, और उसके बाद जल्द ही उसका सर्वे भी होगा, और भगवान संकट मोचन महादेव का वो मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, ऐसा सारी दुनिया को जल्द से जल्द पता चलेगा और सबको पूजा पाठ करने का अधिकार मिलेगा। हमारे सर्व जातीय हिंदू समाज की ओर में बड़ा आक्रोश है कि ममता सरकार को तुरंत राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हिंदुओं में बड़ा आक्रोश है, और ये पूरे देश में आक्रोश रैली निकाली जाएगी यदि हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया, और ममता बनर्जी सरकार को अब तुरंत तत्काल बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति शासन लिया ने हिंदुओं का रहना बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है और हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर उन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को तुरंत बाहर निकाला जाए, ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। हिंदुओं पर हिंदू लोग अब नहीं सहेंगे अत्याचार, इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं में आक्रोश है, और यदि ममता सरकार बर्खास्त नहीं की गई तो पूरे हिंदुओं में, पूरे भारत राष्ट्र में इस प्रकार का आक्रोश है। ये हिंदू सनातन कभी सहन नहीं करेगा। भारत माता की। केंद्र में बीजेपी की सरकार, एक बहुत अच्छा प्रश्न माननीय अशोक जी ने किया है कि केंद्र में मोदी सरकार है, उसके बावजूद ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं। देखिए, कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने तय कर रखा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो, किसी प्रकार से या मुस्लिमों का बाहुल्य हो, और वो जो चिकन नेक है, वो जो बंगाल का एक हिस्सा आज दोनों अपने देश के 2 भागों में विभक्त करने के लिए एक छोटी जगह है, उसको किसी प्रकार से हिंदू विहीन किया जाए। और यही कारण है
कि वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर वहां पर हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर, विशेषकर दलित समुदाय को लक्ष्य बनाकर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आज उन्होंने जो अत्याचार किए हैं वो कोई जाति विशेष देख कर नहीं किए हैं, बल्कि सबको काफिर मानकर, जो नॉन मुस्लिम है सबको काफिर मानकर उनके प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बहन बेटी को छोड़ दीजिए और चले जाइए। लोगों को ये कहा जा रहा है, माता बहनों को, कि आप आइए, अगर पति को छुड़ाना है तो आप यहाँ आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। इस प्रकार की जो ये दुष्कृत्य हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ बंगाल सरकार बिल्कुल अकर्मण्य होकर बैठी हुई है। ये राज्य सरकार का मामला है। हाँ, ये जरूर है कि जब अति हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। हम आज ये भी मांग करने आए हैं कि बंगाल को अब सहन करने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो अपना काम करने में विफल रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग करने भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के हालात थे, लेकिन केंद्र सरकार को कोसा गया था और अभी फिर वापस ऐसे हालात हैं, आप राज्य सरकार पे डाल रहे हैं। हमेशा ये नहीं कहा जाएगा कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो राज्य सरकार को गिराने के लिए कर रही है। आज ये सही है कि लोकतंत्र तरीके से जो चुन के आई है सरकार, उस सरकार को एक पूरा मौका दिया जा रहा है। उस सरकार को कहा जा रहा है कि आप अपने राज्य में कानून व्यवस्था संभालिए, लेकिन नहीं संभालेंगे तो वो भी एक हत्यार होगा। वैसे सरकार जब जिस स्तर पे जब चाहेगी वो करेगी, लेकिन हमारा काम मांग करना है। हम मांग कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वहाँ स्थिति नहीं संभलती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो। जी बताइए, आज पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, उस सारे नरसंहार को देखते हुए सारा हिंदू समाज विक्षुब्ध है। और ममता बानो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये भूल गई है कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत को लूटकर, हिंदू परिवारों को बेघर करके, आगजनी करके, लूटपाट करके पूरा बर्बाद करने पे जो तुली हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। कोई देखने वाला नहीं है कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सभी संतों के साथ और हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि निश्चित रूप से इस बात को सुनिश्चित करें कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले। ये भारत देश है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये भारत देश है, ये मुस्लिमों का गढ़ नहीं है। यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उनको बर्बाद ना करें, नहीं तो हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हम इसका प्रतिशोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे और अपनी आवाज को आगे से आगे बढ़ाएंगे ताकि वहां पर हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले। ये बड़ी चिंता की बात है पूरे देश के लिए। ये क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ममता बानो चुप क्यों है, कोई कदम क्यों नहीं उठाती? उसके घर में आज अगर इस तरह से होगा तो वो चुप होगी क्या, जो हिंदुओं का घर बर्बाद कर रही है, हिंदुओं को तबाह कर रही है। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले और हिंदू परिवारों को सुरक्षा के साथ साथ उनके जो घर बर्बाद हुए हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, उनका भरपाई करे। केंद्र में मोदी सरकार है, हिंदुवादी सरकार है, क्या लगता है उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है? आपकी मांग वहां तक नहीं पहुंची? मोदी सरकार को काम करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने ये विश्वास दिलाया है कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। वो तो सबकी रक्षा करने की बात करते हैं। क्यों चुप बैठी है सरकार, क्यों नहीं आगे आती? और अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो चुप क्यों है, रुक क्यों रही है? राष्ट्रपति शासन लागू करने में देरी क्यों हो रही है? क्या बात की मजबूरी है, मुझे ही समझ में नहीं आता। किस चीज के लिए दबाव में आ रही है? मेरा ये अनुरोध है मोदी सरकार से कि मानवता की रक्षा के लिए आगे आए। औरों की रक्षा तो वो कर ही रहे हैं, मानव सेवा। कल दिनांक 18/4/2025 को प्रार्थी राजकुमार ने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी जानकारी पवन मीणा जो पुलिस में कांस्टेबल है से संपर्क हुआ और उससे संपर्क होने के बाद में एक ही मकान में दोनों किराए पे रहते थे। अच्छा संपर्क हो गया। उसके बाद में उसके पास में काफ़ी लोग का आना जाना था। वह पैसों के इन्वेस्टमेंट कर अधिक फ़ायदा दिलाने की बातें चलती रहती थी। इस बात को लेकर राजकुमार भी उसके झांसे में आ गया और उसने 5 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करने के लिए दिए।
कुछ समय बाद उसने 6 लाख रुपए वापस दे दिए उसको। उसके बाद में उसने कहा कि भाई आपके रिश्तेदार वगैरह उनसे भी इन्वेस्ट करवाओ, अच्छा फ़ायदा होगा। तो ऐसे करके उन्होंने करीब 40-50 लाख खुद के और रिश्तेदारों के उसको दिला दिए और उसके बाद में वह यहाँ से चला गया, उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा। पीड़ित ये कोई कंपनी में काम करता है। 420-120 IPC में दर्ज हुआ है, अनुसंधान जारी है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।